नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उदयपुर में रहे। यहां प्रधानमंत्री ने आज सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश की। 17 सीटें यहां एसटी रिजर्व हैं और मौजूदा समय में कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के पास 11 और बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। आदिवासियों के लिए दोनों ही पार्टियां बड़े बड़े दावे करती रही हैं। बेड़ेश्वर धाम और मानगढ़ धाम जैसे प्रमुख आदिवासियों के तीर्थ स्थल इस क्षेत्र में हैं। यहां बीटीपी और बीएपी पार्टी भी ताल ठोक रही हैं, जो चुनाव समीकरण को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बना रही हैं। आरएसएस से जुड़ी वनवासी कल्याण परिषद भी क्षेत्र में सक्रिय है, तो मिशनरी भी यहां पर एक्टिव हैं। आदिवासियों के लिए किसने क्या विकास किया और आदिवासी वोटर किसके साथ हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं यहां का जो सियासी समीकरण है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस पूरे क्षेत्र के लोगों को साधने की कोशिश की है और साथ ही साथ ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल उदयपुर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री, यहां से पीएम ने सियासी समीकरण को साधने के लिए तमाम कई तरीके के बयान दिए। उन्होंने कहा, राजस्थान में दलित, महिला, आदिवासी सुरक्षित नहीं है। जनजातीय समाज को मुख्यधारा में लाए बिना क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। केंद्र की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र के रहने वालों को भी हुआ है और हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और पिछले 9 सालों में 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी घरों में नल से जल पहुंचा है। 1 करोड़ आदिवासी घरों में शौचालय बनाए गए हैं और उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 30 एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने नीमका थाना की जनसभा में अपनी योजनाओं पर भरोसा जताया और कहा कि हम अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो राजस्थान में आदिवासियों की जो कुल जनसंख्या है 13.5% और कुल जनसंख्या में आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो 13.5% है। वहीं आदिवासियों को किसको कितना वोट है, विधानसभा चुनाव 2018 का रेफरेंस भी है। कांग्रेस को 41% रहा आदिवासियों का वोट, बीजेपी को 40% यानी कि नेक टू नेक फाइट है। वहीं बीएसपी को 4% वोट मिला है, जबकि अन्य को 15% आदिवासियों ने वोट किया है। तो ये विधानसभा चुनाव 2018 का वो आंकड़ा है जो इस समझने के लिए बड़ा काफी है कि अभी तक आदिवासी किस तरफ ज्यादा जाते हैं या किस पार्टी की तरफ ज्यादा उनका भरोसा रहता है। वहीं विधानसभा चुनाव 2013 की भी अगर बात करें, उससे पीछे के अगर आंकड़े को आप तक पहुंचाएं तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर 38% आदिवासियों ने भरोसा किया। वहीं 39% जो आदिवासी हैं उन्होंने बीजेपी के ऊपर भरोसा किया है, यानी कि बहुत नेक टू नेक फाइट है और 2018 में भी ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो 3% जो आदिवासी वोटर हैं उन्होंने बीएसपी को वोट किया। वहीं साथ ही अगर अन्यों की बात की जाए तो 20% जो आदिवासी वोटर हैं उन्होंने अन्य को वोट किया है। आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो 25% और ज़्यादा। वहीं आदिवासी जनसंख्या 20 से 25% और 14 सीटों पर 15 से 20% आदिवासी जनसंख्या है। वहीं 146 सीटों पर 15% से आदिवासियों की जो जनसंख्या है उससे कम है। 31 सीटों पर 25% से आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं 9 सीटों के अगर गणित को समझें तो 20 से 25% के बीच आदिवासी जनसंख्या है। 14 सीट ऐसी हैं जिसमें 15 से 20% के आसपास उनकी जनसंख्या है। 146 सीटों पर 15% से कम है, जबकि 31 सीटों पर 25% से ज़्यादा है। अब आपको ये भी बताते हैं, संभाग के हिसाब से भी आप देखिए, पूर्वी जो राजस्थान है उसमें 10.1% आदिवासी जनसंख्या है। वहीं मारवाड़ जो संभाग है उसके अंदर आदिवासी जनसंख्या 6% है। वहीं उत्तरी राजस्थान संभाग के अंदर 1.4% आदिवासी जनसंख्या है। वहीं मेवाड़, हरौती, जहां पर आज प्रधानमंत्री का ये दौरा भी रहा, वहां पर काफी ज्यादा संख्या में है आदिवासी। पूर्वी राजस्थान एक बार फिर से आप देखिए 10% के आसपास, मारवाड़ के अंदर 6% के आसपास और साथ ही इसके साथ साथ ये आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे 2018 से लेकर 2013 तक और साथ ही अलग अलग संभागों पर भी आदिवासी जो जनसंख्या है या आदिवासी जो वोटर हैं उनका कितना इंपैक्ट रहा है,
किस पार्टी के साथ वो इंटैक्ट रहे हैं और साथ ही आगे आने वाले समय के चुनाव को लेकर के उनका मूड क्या हो सकता है, क्योंकि तमाम दूसरी पार्टियां भी हैं। आप जिस तरफ आदिवासियों के सामने एक ऑप्शन के तौर पर है, लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो दो प्रमुख पार्टियां जिस तरफ आदिवासी ज्यादा जाते हैं। और चलिए जरा आदिवासी फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पूजा कपिल हमारे साथ कार्यक्रम में है। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप साथ ही हमारे साथ आलोक कुमार जी भी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन आलोक कुमार जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। ये अगर देखा जाए सीटों का गणित 2018 से लेकर के 13 और उसके बाद 8 तक जो आदिवासी वोटर्स हैं, वो दिखाई दे रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। दोनों बड़ी पार्टियों के ऊपर भरोसा करते आ रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2018 से लेकर 13 तक में जो परसेंटेज है दोनों पार्टियों के ऊपर भरोसे का, आदिवासियों का, तो वो ज्यादा बदलाव नहीं नजर आया है। तो 2023 आते आते आपको लगता है कि वैसा ही ट्रेंड रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन की संभावना है? मुझे लगता है कि ऐसा कोई फंडामेंटल परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों दल फंडामेंटल परिवर्तन करने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि आदिवासी जो हैं उनका 40 विधानसभाओं पर, अगर आप देखेंगे जो आपने डेटा बताया, उसमें से अगर दोनों को मिला दें 25% और 20% वाला, तो लगभग 40 विधानसभाओं पर तो बड़ी मात्रा में उनका प्रभाव है। और टोटल प्रभाव 146 विधानसभाओं पर है 200 में से। तो आदिवासियों को राजस्थान में कोई निगलेक्ट कर ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं कि दोनों को नेक टू नेक मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें से अंतर 3 से 4% जो पार्टी क्रिएट कर देगी, मान लीजिए कांग्रेस अगर इतिहास रचना चाहेगी और बराबर के मत प्राप्त करती है, तो कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है कि अगली जगह से पता नहीं वो बराबरी में आया, बीजेपी एज ले ले। और कांग्रेस कहीं ना कहीं पे चाहे 1% का एज रखती है तो भी कांग्रेस को फायदा मिलता है, उनकी सरकार बन जाती है। उसमें कांग्रेस का नैसर्गिक वोटर है एसटी, आदिवासी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एसटी उसका नैसर्गिक वोटर नहीं है। वो उसमें प्रयास कर रही है। और इधर 2008 से जो आपने डाटा दिखाया, ये बीजेपी के लिए तो एज है, लेकिन कांग्रेस के लिए ठीक बात नहीं। कांग्रेस को हमेशा स्वतंत्रता के बाद के समय से हर जगहों पर एसटी ने कांग्रेस को बहुत बड़ी मात्रा में वोट दिया है। और कांग्रेस पार्टी और ये चाहेगी कि उसका जो अंतर है वो 5 से 7% बढ़ जाए। यही अंतर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इन्हीं जगहों पर अगर 40 विधानसभाओं पर वो 5% का अंतर क्रिएट कर देती है, तो राजस्थान में जो कांग्रेस दोबारा इतिहास रचना चाहती है, दोबारा सरकार में आकर के, वो इतनी ही चीजों से वो इतिहास रचने से बच जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। तो कुल मिला के मेरे कहने का लब्बो-लबाब ये है कि दोनों पार्टी प्रयास कर रहे हैं कि जो 1% का अंतर है उसे 4 से 5% तक क्रिएट किया जाए। हालांकि मैं बहुत बड़ा अंतर आते हुए नहीं देख पा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है, लेकिन अगर चुनाव दर चुनाव अगर हम एक आंकड़े को देखें कि आदिवासी वोटर जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान करता था, वो कहीं उनसे छिटकता हुआ नजर आता है। मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ लगातार हैं कार्यक्रम में। प्रियदर्शी जी, 2008, 13, 18 और उसके बाद अब 23 आंकड़े में हाल फिलहाल के अंदर तो ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो आपका कोर वोटर हुआ करता था, जो पार्टी के ऊपर बड़ा भरोसा करता था, वो दूसरी पार्टियों के ऊपर अब भरोसा कर रहा है। इसके पीछे आपको कारण क्या नजर आता है? जो भी वोटर होता है वो सबसे पहली चीज ये देखता है कि कौन सी पार्टी की नीयत साफ है और कौन सी पार्टी ने उनके लिए काम किया है। पुरानी बात तो हमारे को करने से कोई औचित्य नहीं है। हम वर्तमान की बात करके बता सकते हैं कि आज राजस्थान के अंदर जो माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने आदिवासी समुदाय के लिए, किसानों के लिए बेहतरीन काम किए। उनकी जो योजना है उससे 100% आदिवासी समुदाय का रुझान हमारी तरफ है। आदिवासी समुदाय यह बात कतई नहीं भूल सकता है कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने मन से उनको अन्य समाज से, अन्य वर्ग से अलग करते हुए ये कई बार इंगित किया है कि वो वनवासी हैं, उनको वनों तक सीमित रहना चाहिए। जिस पर राहुल गांधी जी ने भी आपत्ति करी थी कि वो आदिवासी हैं और ये हमसे सबसे प्राचीन लोग हैं, पुराने लोग हैं हमारे, और ये इनका अधिकतर ये किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो और माननीय अशोक गहलोत जी ने आज आप देख लीजिए आदिवासियों के लिए बहुत विशेष योजनाएं चलाई हैं, काम किए हैं। राहुल गांधी जी ने भरी सभा के अंदर
अशोक गहलोत जी को यह बोला था कि भाई इनके जितनी भी जमीन है उनके ऊपर पट्टे दिए जाए, तो सरकार ने उन सबको जमीन दी, मकान दी, उनको खेती के अवसर दिए, उनके लिए योजना दी। उनकी जो बच्चियां हैं उनको शादी के लिए 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दिया जाता है, शिक्षा के लिए दिया जाता है। उनको हर तरीके से कांग्रेस सरकार ने प्रयास किए हैं कि हम उनका बेहतर कर सके। तो आज जो आंकलन होगा ना, वो आंकलन इस दृष्टि से होगा कि किसकी नीयत साफ है, कौन इस वर्ग के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन मेरा सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन उसके बाद भी अगर अब आदिवासियों का जो वोटिंग परसेंटेज है आपकी पार्टी को लेकर के वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो बढ़ने की जगह, हाँ, उस पे थोड़ा बताइए ना कि अगर आप योजनाएं भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे को पूरा विश्वास है कि हमने जो हम काम किए हैं उस काम की बदौलत आज हम जनता का हमारे प्रति भरोसा हुआ है, वो भरोसा आगे बढ़ेगा। हाँ। उस भरोसे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम रिपीट होंगे। और निश्चित तौर पे आज आप देख लीजिए, जहां तक प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो हमने SC/ST समुदाय को, उसके साथ साथ में आदिवासी समुदाय को, किसान वर्ग को, सबको प्रतिनिधित्व दिया है। हमने उचित प्रतिनिधित्व दिया है, उनको हर चीज में भागीदारी दी है, हमने उनके बारे में सोचा है। हाँ। तो इसलिए हमें निश्चित तौर पर विश्वास है कि यह वर्ग हमारे साथ आएगा। हाँ। और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा। ठीक है पूजा कपिल जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ये बताइए कि आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन आप कहते हैं कि उन योजनाओं का फायदा जनता तक नहीं पहुंचा और इसीलिए शायद बीजेपी की तरफ वो वोटर्स आ रहे हैं। आपका असेसमेंट इसमें क्या कहता है? आप क्या कहना चाह रही हैं इस पर? अनम्यूट कर लीजिए एक बारी, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी अपने आप को। पूजा जी अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। हाँ शुभेंदु जी, इन लोगों ने हमेशा ऐसे ही छलावे बुलावे की योजनाएं चलाई। इनको लगता है योजनाएं चली, गरीबी भगाते रहे आजादी से अब तक, अभी तक नहीं भागी। ऐसे ही आदिवासियों के लिए कोई कल्याणकारी काम नहीं किया। और कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि वनवासी वन में रहे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वनों पर वनवासियों का अधिकार है, उनकी संपूर्ण जो भी उनके अधिकार है उनका हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी प्रियदर्शनी जी, गुजरात में बहुत सारी ऐसी सीटें थी शुभेंदु जी, ये पिछले ही 2022 के नवंबर के चुनाव जो हुए थे दिसंबर में, उस समय हम जिन सीटों को जीत नहीं पाते थे, आज उन आदिवासी लोगों का जिस तरह से विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी के जिस तरह से कार्य करने की उनकी जो शैली है, या जिस तरह से वो ST वर्ग के उत्थान का काम करते हैं, वो विश्वास बढ़ा। और गुजरात में आपने देखा होगा कि ये सिमट कर रह गए और आदिवासियों ने 100% वोट इन्हें हमारी भारतीय जनता पार्टी को दिया, ना कि इनको दिया। तो ये जो चीज की कल्याण की योजनाएं चलाई है, वो आदिवासी महिला थी उदयपुर में, याद करिए, जिसको नग्न घुमा गया था और ये सो रहे थे इनकी सरकार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिस तरह से मोदी जी सबको, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो वहां योजनाओं को हम बांटते नहीं है कि इस वर्ग के लिए, पूरे देश के सभी लोगों के लिए रहती है। और आदिवासियों को विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से लेके, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो और चाहे वो राजस्थान का आदिवासी वर्ग हो, चाहे वो गुजरात का हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकार की सुरक्षा, उसकी रक्षा करने का जिस तरह से कार्य मोदी जी ने किया, निश्चित तौर पर शुभेंदु जी हम और ज्यादा वोट उनके पाएंगे। आज हम बराबर में आए हैं कांग्रेस के, जो सालों से इनसे छलते आ रहे लोग हैं, अब वो समझ गए, समझदार हो गए हैं। और पिछले विगत वर्षों में जिस तरह से लोगों में एजुकेशन भी बढ़ी है, जानकारी बढ़ी है, मीडिया का, आप लोगों का चौथे स्तंभ का भी हस्तक्षेप बढ़ा है, लोग अपने अधिकारों को जानने लगे, इसलिए उनका भ्रम इन लोगों से उठ गया, कांग्रेसियों से। वो जान गए छलावे वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये केवल झूठे गुब्बारे उड़ाते हैं, इन पर काम कुछ नहीं होता। इसलिए आदिवासी मजबूती के साथ में वो मोदी जी की बात पर, मोदी जी की साथ पर और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। और वो राजस्थान में चलिए चुनाव आ ही चुका है, बस वोटिंग का इंतजार है और नतीजे जब साफ हो जाएंगे तो ये तय हो जाएगा कि किसके ऊपर कितना भरोसा है। मैं श्याम सुंदर शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। श्याम सुंदर जी, एक चीज बताइए कि अगर हाल फिलहाल के ग्राफ को छोड़ दें, एक लंबे ग्राफ को अगर देखें तो उसमें बीजेपी ने ग्रोथ किया है। जो वोटर जो है, आदिवासी वोटर, एक लंबे समय तक एक पार्टी के ऊपर भरोसा करता रहा, लेकिन उसके बाद अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसके सामने ऑप्शन के तौर पर आई, बीजेपी के ऊपर भरोसा करता चला गया। अब दो पैरेलल पोल खड़े हो गए हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस, जहां पर दोनों ऑप्शन उनके पास हैं। लेकिन अब तीसरा विकल्प भी है, बीएसपी भी है, तमाम दूसरे राजनीतिक दल भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। क्या इससे ये वोट परसेंटेज बिखरेगा तो नुकसान किसको होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? सुभिंदर जी, जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने आदिवासियों के वोट पाने के लिए बहुत यत्न किए हैं, मुख्यमंत्री जी 17 बार दौरा करके गए हैं,
अपना जन्मदिन वहां मनाते हैं। लेकिन न्याय करने की जब बात आती है, आदिवासियों का जो बजट होता है, बजट दिया तो जाता है, खर्च नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा देखिएगा, मैं कई बार विधानसभा में बैठता था तो वहां के विधायक कहते थे हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ टीचर, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। तो अब ये सब चीजें देखिए, जितनी बार 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 जो कही जा रही है, बीटीपी जो आई थी पहले 2 में जीत के आई थी, उसके बाद भारत ट्राइबल पार्टी बनी है। अब भारत ट्राइबल पार्टी कितना नुकसान किसको करेगी, क्योंकि अभी तक तो दोनों ही पार्टियों ने उनको खत्म करने का काम किया, बढ़ने का काम नहीं दिया। जिस प्रकार से बढ़ना चाहती थी कि पहले वहां जिला प्रमुख का चुनाव हो रहा था, दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया, बीजेपी और कांग्रेस ने, नहीं आदिवासी का नहीं बनना चाहिए, अपन दोनों का बन जाना चाहिए। तो देखिएगा, जो आदिवासी अपने आप को विकसित मानता है वो विकसित है नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। वहां के लोग बहुत कम आदिवासी आईएएस होंगे, वहां के कैडर खाली पड़ा है, भर्ती करने के नाम पे भर्ती नहीं हो रही है। तो जिस प्रकार से अभी बार बार बात देखिए, गुलाब चंद कटारिया हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के नेता थे, भाजपा में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको गवर्नर बना के आसाम भेज दिया। लेकिन उनकी खानापूर्ति के लिए निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी, उसी इलाके से आते हैं। ठीक है, अभी मौजूदा स्थिति में देखिए बहुत ज्यादा परसेंटेज, चलिए मैं इस पर भी आऊंगा, इस पर भी आता हूं मैं कि गुलाब चंद कटारिया की जो कमी है, क्या वो वाकई में महसूस हो रही है बीजेपी को? इस पर जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। जैसे ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो समीकरणों को और समझने की कोशिश करेंगे, बारीकी से विश्लेषण होगा और ये जानने की कोशिश होगी कि आदिवासी आखिर किधर जा रहे हैं और किस राजनीतिक दल ने आदिवासियों के लिए कितना किया। बात इस पर भी। छोटा सा राजस्थान का आप देख रहे हैं और हम एक बड़ी चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। पूजा कपिल जी, एक बड़ा सवाल उठा कि इस क्षेत्र के अंदर, जो कि बीजेपी के एक तरीके से गढ़ के तौर पर माना जाता है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि क्या उनकी कमी वाकई में इस इलाके के अंदर, इस बेल्ट के अंदर महसूस की जा रही है। एक बड़ा ऑप्शन तो नहीं है बीजेपी के पास अभी, और इसकी कमी भी खल रही है क्या? अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को। डेफिनेटली शुभेंदु जी, आदरणीय गुलाब जी हमारे बहुत वरिष्ठ और सीनियर कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत बार बड़े बड़े मंत्रालय और पार्टी को जिस तरह से सींचा है, संवारा है, तो उनकी कमी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही खलेगी। और लेकिन वो चाहे दूर है, लेकिन उनके मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद साथ है। नया कैडर पार्टी ने बिल्कुल तैयार किया है, लेकिन कमी तो हमेशा वरिष्ठों की रहती है, लेकिन हम उस कमी को, उनकी को पूरी तरह से उनके मार्गदर्शन से सिंचित होकर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, ये अपने हमें अप्रत्याशित, इस बार भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्याशित साथ देगा और गुलाब जी का मार्गदर्शन हमें विजय की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, मैं जरा आलोक जी इसमें एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आदिवासी वोटर्स के सामने अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये अपने आप को जोड़ पाएंगी? जैसा बीटीपी भी है, तमाम जो दूसरी पार्टियां भी हैं, आरएलपी भी है, क्या ये आदिवासियों के मन में उतना भरोसा बना पा रही हैं? और कांग्रेस का अगर ये विश्वास आदिवासियों के मन में अगर थोड़ा कम हो रहा है तो उसके पीछे आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल बात है। देखिए, एक जैसे कुछ छोटे क्षेत्र में छोटे वर्ग के लिए अगर पार्टी बनती है, वो ज्यादा आसानी से उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहती है। हाँ। तो जैसे एसटीज के लिए जो पार्टी बनी है, जो इस बार 2 की जगह 4 विकल्प, वो बीएसपी भी और एसटीज के लिए अपनी पार्टी है, तो सीधी सी बात है, वो कहीं न कहीं पर तो नुकसान पहुंचाएगी। और कहीं न कहीं पर ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस बात से डरे हुए हैं कि जो वोट अगर कुछ % भी उनका घटता है तो किसका घटेगा? कांग्रेस का घटेगा या बीजेपी का घटेगा? नहीं, अब सवाल तो सर ये है ना कि इंटैक्ट वोटर, जो आदिवासी वोटर है, ये किसके साथ ज्यादा जुड़ाव के साथ जुड़ चुका है, बीजेपी के साथ या कांग्रेस के पास? क्योंकि अगर तीसरी पार्टियों की तरफ अगर वो वोट करते हैं तो नुकसान किधर ज्यादा होने की संभावना है? तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी का भी मैटर है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि जो बीजेपी के आनुषंगिक संगठन हैं, वो ज्यादा मेहनत से लंबे समय से काम कर रहे होते हैं। बीजेपी के पर्टिकुलर अपने ग्रुप है जो आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है। और इसीलिए उन्होंने आदिवासी कहने से गुरेज किया, उन्हें वनवासी कहा। और एक चीज और, एक वनवासी शब्द को लेकर के बड़ा जिक्र होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि इसको लेकर के पॉलिटिकल डिबेट बहुत होती है। देखिए, एक्चुअली जब आप आदिवासी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब वो इंडस वैली के समय में जो पत्थर में रहा करते थे, पुराने पाषाणकालीन लोग, आदिवासी, अब वो आज मतलब पुराने वासी, वो चीज उनके साथ इंजस्टिस करती। जैसे हम कहते हैं ब्रजवासी, जैसे कहते हैं बुंदेलखंडी, वैसे वन में रहने वाले वनवासी, आदिवासी से उनके नहीं, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है इस स्टेटमेंट से या इस टैग देने से?
नहीं, इससे मुझे लगता है कि वनवासी से तो फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई डाउट नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा काडर है। कांग्रेस की एक प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल के रूप में है। उसके जो कांग्रेस सेवा दल जैसे संगठन, उसके आनुषंगिक संगठन हुआ करते थे, ये बड़ा नुकसान भारतीय राजनीति में बड़े वीक है। और भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। कांग्रेस की जो कमजोरी का कारण है, जो उनके जो नैसर्गिक वोटर हैं, वो उनसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वो केवल सत्ता के माध्यम से उपलब्ध होना चाहते हैं। और सत्ता की अपनी समस्याएं हैं कि हमेशा अपने काडर वोटर के पास वो उपलब्ध नहीं रह सकती। लेकिन जो आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता होते हैं वो हमेशा उपलब्ध होते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। और उसके बाद जब वो दुख सुख में हमेशा उपलब्ध होते हैं, फिर वो काडर उनके पास वोट मांगने जाता है तो उनके साथ वोट देते हैं, उनका मन हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक जुड़ाव के साथ, क्योंकि वो भावनाओं के साथ जुड़ाव रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा फैक्टर काम करने लगता है। प्रियदर्शी भटनागर जी, इस पर मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन। बेशक सरकार ने काम किए, बेशक सरकार ने ऐसी योजनाएं, स्कीम्स चलाई जिससे आदिवासियों को फायदा मिले, लेकिन अगर जो ग्राउंड लेवल पर जिस कैडर की बात कर रहे हैं ना, जो लोगों के साथ जुड़ाव रखे, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ करके रखे, जिसका जिक्र आलोक जी ने किया, आपको नहीं लग रहा कि अगर कांग्रेस सेवा दल अगर अभी भी कई जगहों पर एक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आता है ना, आप बेशक आप कह दें कि वो अभी भी चल रहा है, तो वो उसकी कमी कहीं खलती है आपको भी? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जितनी इकाइयां हैं, चाहे कांग्रेस सेवा दल हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, जो छात्रों की विंग हो, चाहे युवक कांग्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी कांग्रेस पार्टी समग्र आदिवासियों के हित के लिए लगी हुई है। हम इनमें डिवाइडेशन नहीं डालते हैं, हम इनको एक क्राइटेरिया तक फिक्स नहीं रखते कि आप एक वन तक सीमित रहिए। आज भारतीय जनता पार्टी वही वाली पार्टी है, वो मैं इसको कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं होगा, जिन्होंने आदिवासियों को के संग पेशाब कांड, उनको अत्याचार, वो पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। वो सारी चीजें, वो फैक्टर आज जनता के बीच में है। उसके अलावा आज कांग्रेस सरकार की जो नीति है, जो काम है, जो नियत है, उसी के कारण हम बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं कि हमने काम किया है और अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। बीटीपी से ज्यादा खतरा है, बीएपी से ज्यादा खतरा है, आरएलपी से ज्यादा खतरा है, किससे आपको ज्यादा खतरा है? देखिए, हमारे को किसी से खतरा नहीं है। हम हमारे काम की बदौलत, हमारी नियत के बदौलत जनता में है। हमारे को किसी से खतरा नहीं है, खतरा दूसरों को होगा, हमको खतरा नहीं है। हम तो हमारे काम के बदौलत जनता के जाते हैं। 4.5 साल तक हमने जनता के बीच में जो काम किया है, वही हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है, वही गारंटी है। हमारे को किसी अन्य पार्टी को से कोई कतई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिएगा जो आने वाले परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय, क्योंकि हमने उनके हित को समझा, हमने उनकी समस्या को समझा है और उस पर निदान दिया है। ठीक है, हर परेशानी का समाधान किया है, लेकिन समाधान क्या वाकई में लोगों के दिल तक पहुंचा है? आप इस बात को जरा एक रिएक्शन इस पर ले रहा हूं। पूजा जी, बहुत सारे सवाल उठा दिए उन्होंने कहा आप वनवासी कहते हैं, आपने टैग अलग दे दिया, वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे कांड कर दिए जाते हैं जिससे आदिवासियों के मन में खटास बन जाती है। शुभेंदु जी, प्रियदर्शी जी का दिल जानता है कि वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसे बौखलाहट कहूं, मैं हार की क्या कहूं कि आज की वनवासी शब्द को लेके वो बातें कर रहे हैं। जो वन की संपदा के सच्चे अधिकारी हैं, वन के वासी हैं। अरे राम जी भी वन में गए थे, उन्हें उस समय वनवासी लोग मिले थे जिन्होंने उनके साथ में रहे थे। वो सम्मान ये भारतीय संस्कृति हमेशा देती है, सनातन संस्कृति, और हमें गौरव है उन सनातन संस्कृति को लेकर साथ में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप कह रहे अत्याचार अनाचार हुए, थोड़ा याद करिए। आप आजादी के इतने साल से शासन करते आ रहे हैं। आपकी सोच रही जो जहां है, गरीब है तो गरीब रहे, एससी है तो एससी में उसी उसमें रहे। अगर जो वनों में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, तो उन लोगों को वहीं तक रखा। अगर आपने सही माने में उन्हें उचित शिक्षा और व्यवस्था और उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम किया होता है ना प्रियदर्शी जी, तो आपका ये जो गिरता हुआ उनके बीच में आपका प्रतिशत है, ये गिरता नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं। अच्छा पूजा जी, एक सवाल तो ये भी है, आदिवासियों के उत्थान के लिए, ठीक है, उनका भी दावा है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये आदिवासियों की तरफ से सवाल है मेरा सवाल जो है ना आदिवासियों की तरफ से है। आदिवासियों को, आदिवासी कितना शिक्षित हो पाए, आदिवासियों के लिए कितना स्वास्थ्य सेवाएं आज उनके इलाकों में मिल पा रही है ना, ये बड़ा सवाल है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल है, चाहे सरकार आपकी हो चाहे कांग्रेस की हो, इसमें आदिवासियों को कम से कम लाभ मिलना चाहिए ना, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं। आज भी कितने आदिवासी हैं जो कि अलग अलग बीमारियों से परेशान में रहते हैं, आप उनको इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। शिक्षा का स्तर देख लीजिए कि आज क्या अभी तक जिस स्तर तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, वहां तक हम आज तक नहीं पहुंच पाए हैं।
देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। राजस्थान सरकार ठीक वो है ऐसी सर। एकमात्र देश के अंदर ऐसी सरकार है जिन्होंने आदिवासियों के ठीक लिए है सर, वो अलग दावा से अपनी जगह है, लेकिन जो विकास निधि असल कोष सच्चाई है ना, बनाया, वो सभी 500 के करोड़ सामने का है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके केंद्र में कम से कम ये आदिवासियों का जिक्र जरूर होना चाहिए, और हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।